हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक। आज की वीडियो में हम इन डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिगार्डिंग दलित एंड मुस्लिम। देखिए, अगर हम 1930 के टाइम पीरियड की बात करें तो ऐसा देखा गया था कि जो दलित कम्युनिटी थी, ठीक है ना, अगर हम दलित कम्युनिटी के अकॉर्डिंग देखें तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उससे उन्होंने एक अपनी दूरी बनाकर रखी हुई थी। बेसिकली उनका मानना ये था कि वो जो सोसाइटी थी उस टाइम पीरियड में उस पर उनको अलग निगाह से देखा जाता था, ठीक है। हालांकि अगर हम गांधी जी के विचारों के अकॉर्डिंग बात करें तो गांधी जी ने हमेशा इस चीज पे काम किया कि भाई देखिए, जो दलित हैं हमारे भाई हैं, आप उन्हें अनटचेबल ना माने, आप उन्हें अछूत ना माने, ठीक है। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए गांधी जी ने उनके लिए एक आंदोलन भी बाकायदा किया। इस बात के लिए गांधी जी ने कोशिश की कि भाई मंदिरों में उनकी एंट्री होनी चाहिए, जो पब्लिक वेल्स होते हैं वहाँ से वो जो है पानी ले सके, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर से बेटर उनकी लाइफ में कर सके, हर चीज़ के लिए जो है गांधी जी ने काम किया। इवन जो है गांधी जी ने तो जो है टॉयलेट को भी साफ किया, ये दिखाने के लिए कि भाई जो काम ये लोग करते हैं वो उनका काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सही नहीं है या वो लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन कुछ दलित पॉलिटिशियन उस टाइम में ऐसे थे जो अपना एक अलग रास्ता निकाल रहे थे। तो अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, डेफिनेटली जो बहुत सारे पॉलिटिशियन थे उन्हें इस मूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसी टाइम पीरियड में अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को डेवलप किया, और देन आफ्टर उन्होंने दलितों को एक स्पेसिफाइड मोड में लाने का काम किया, उन्होंने उनको एकजुट करने का काम किया। महाराष्ट्र में नागपुर के जो आसपास का इलाका था वहाँ पे इनका इंप्रेशन सबसे ज़्यादा था, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए थे तो उनके साथ अंबेडकर भी थे। वहाँ जो है अंबेडकर ने जो अपनी बातें रखी थी, अगर उनके अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने कहा कि आप जो दलित भाई हैं उनको जो है रिजर्वेशन दीजिएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में रिजर्वेशन दीजिएगा। इसके अलावा जिन सीट्स पे आप उनको रिजर्वेशन देते हैं उस पर वोट देने का अधिकार भी सिर्फ दलितों को ही मिलना चाहिए। अब जो आपके गांधी जी थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए, उन्हें लगा कि भाई इससे तो हमारे देश की जो इंटीग्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। फाइनली अंबेडकर ने उनकी बात मानी और जो दलित भाई थे उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन था वो रखा गया, लेकिन जो राइट टू वोट था वो सबके लिए कर दिया गया। यही जो समझौता था बेसिकली, इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग, तो खिलाफत इशू जब डेवलप हुआ था तो उसी के बाद से जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी वो गांधी जी से और कांग्रेस से धीरे धीरे जो है दूर होते चले गए थे। जैसे कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने गांधी जी का इस चीज के लिए बाकायदा विरोध भी किया था कि भाई आप खिलाफत इशू को इंडिया में लेकर क्यों आ रहे हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ, दोनों जो कम्युनिटीज थी उनके बीच में जो क्लैशेस थे बढ़ने लगे, एक दूसरे पर अविश्वास होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि सांप्रदायिक जो हिंसा थी वो बढ़ने लगी। फाइनली क्या हुआ कि अगर हम देखें इस आंदोलन के अकॉर्डिंग तो 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता कराने की कोशिश की गई कि भाई दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भी इश्यूज है उनको हम मिल बैठकर जो है सुलझा लेते हैं। लेकिन हिंदू महासभा जो थी उसके जो अध्यक्ष थे श्री जय अहंकर, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उनका ये कहना था कि भाई देखिए, जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो भी एक एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो उसको मैं लागू नहीं होने दूंगा। बेसिकली वो एग्रीमेंट था क्या, अगर हम उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि जिन्ना ने पहले ही बोला था कि हमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है जो पंजाब और बंगाल दो सबसे बड़े राज्य थे उन्हीं में सबसे ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज रहती थी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई मैं अपनी जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट की, मैं उसको जो है वापस लेता हूँ, लेकिन आपको पंजाब में और बंगाल में मुसलमान को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। लेकिन उनकी इस बात का अहमदकर ने बहुत विरोध किया था। तो ठीक है, फाइनली उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी बात एक्सेप्टेबल नहीं है तो अब हम आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी वहाँ पे थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि भाई इन फ्यूचर जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है, तो डेफिनेटली हमारा कल्चर, हमारा जो रिलीजियस फेथ है और या हमारी जो डाइवर्सिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी धीरे धीरे इस आंदोलन से दूर होती चली गई थी। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सामूहिक तौर पर आप लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम डिफरेंट आंदोलनों के अकॉर्डिंग बात करें तो जो एक शब्द है जो हमारे लेसन में बार बार यूज होता है, दैट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो अब लोग इस शब्द को जान गए थे, इस शब्द को पहचान गए थे, ठीक है ना, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को ढाल दिया था। यानी अब जो हमारा संघर्ष था वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल था।
अगर हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत में बहुत सारे लोग थे जो इन चीज़ों को जो है आगे ले जाने की बात कर रहे थे। अगर हम गवर्नमेंट की रूलिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो इंग्लिश गवर्नमेंट तो हमेशा से ये कोशिश कर रही थी कि भारत के लोग जो भी आंदोलन चलाते हैं उसे जल्दी से जल्दी कैसे जो है खत्म किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारे लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया, बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि हम भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी की तरफ लेकर जा सकते थे। अब हम यहाँ पे कैसी बात कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इस ट्रेडिशन के ऊपर काम किया कि भाई देखिए हिंदू और मुसलमान जो हैं उन्हें एक एकता जो है दिखानी पड़ेगी, हमें विदेशी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए। इसके लिए एक कंसेप्ट पे भी उन्होंने काम किया था जिसको चप्पन कहते थे। बेसिकली इसमें क्या था कि आपको जो है बंद गले का कोट पहनना चाहिए, चूड़ीदार पजामा आपको पहनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज पे काम किया गया था जिसको हम कह सकते हैं इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो हमारा लोक संगीत है, हमारी कविताएं हैं, बच्चों की कहानियां हैं, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की गई, उनके ब्याह पर भारतीयों को एकजुट करने की कोशिश की गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग कहते थे भारत माता की जय, ठीक। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया भाई ये भारत माता है कौन, ये दिखने में कैसी है, ठीक है ना। तो इसके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता की इमेज को क्रिएट किया था, उसी को उन्होंने अपने नॉवेल आनंद मठ में भी जो है स्थान दिया था, ठीक है ना। तो अपने इस इमेज के माध्यम से उन्होंने लोगों को दर्शाया कि ये भारत माता है, इनको हमें जो है जंजीरों से, बेड़ियों से जो है आजाद कराना है। उसके बाद अगर हम बात करें रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के अकॉर्डिंग उन्होंने एक और पोर्ट्रेट इनका डेवलप किया। तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। अच्छा, अब एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हमें लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना है, ठीक है। लोग जो हैं देश के लिए कब तैयार होते हैं, लोग अपनी जान देने के लिए कब तैयार होंगे? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। मान लीजिए दो पपेट हैं, दो कठपुतलियों का शो आप दिखाते हैं, ठीक है। उसमें आपने एक को इंडियन दिखा दिया, दूसरे को आपने जो है अंग्रेज दिखा दिया, ठीक है ना। यानी एक इंडियन रिवोल्यूशनरी हो गया और दूसरा एक अंग्रेज हो गया। अब जब आप दोनों की लड़ाई दिखाएंगे तो डेफिनेटली हमें तो इंडियन को ही जिताना है, ठीक है। जब इंडियन जीत जाएगा तो लोग क्लैप करेंगे, जब वो क्लैप करेंगे तो जील यानी कि उत्साह जो है डेवलप होगा, और जब उत्साह डेवलप होगा तो देश के लिए प्यार डेवलप होगा, और जब देश के लिए प्यार डेवलप होगा तो तभी तो देश के लिए जान देंगे ना। तो ये जो चीज़ थी, ये जो सेंस थी, इसको डेवलप करने की जरूरत थी, और इसके ऊपर हमारे जो पॉलिटिशियन थे वो लगातार काम कर रहे थे। अच्छा, अगर हम बात करें बंगाल के डिफरेंट मूवमेंट की, जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो बाकायदा लोग जो है वंदे मातरम का पाठ किया करते थे, लोग एक दूसरे को एकजुट करने की कोशिश करते थे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की कोशिश जो है किया करते थे। उसी टाइम पीरियड में बंगाल में हमारा जो ट्राइकलर तिरंगा था उसको जो है डेवलप किया गया था। देन आफ्टर अगर हम इसी तिरंगे के अकॉर्डिंग बात करें तो 1921 में गांधी जी ने इसको जो है रिडिजाइन किया था। लेकिन अगर हम स्वदेशी आंदोलन के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें जो झंडा दिखाया गया था उसमें 8 कमल के फूल दिखाए गए थे। वो जो 8 कमल के फूल थे वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, यानी हमारे यहाँ 8 स्टेट थी। इसके अलावा उसमें एक आधा चांद दिखाया गया था जो हिंदू मुस्लिम एकता को रिप्रेजेंट करता था। इसी झंडे को फिर 1921 में गांधी जी ने दोबारा से जो है रिडिजाइन किया था। अगर हम इसके कलर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो गांधी जी ने जो है इसमें येलो की जगह व्हाइट कलर को ऐड किया था, ठीक है ना। यानी रेड, ग्रीन और व्हाइट के ऊपर गांधी जी ने काम किया था। बीच में उसमें एक चरखे को दिखाया गया था जो इस चीज को इंडिकेट करता था कि जो भारत के लोग हैं वो आत्मनिर्भर होने चाहिए और उन्हें अपने सारे काम खुद करने चाहिए। अब एक और चीज पे जो है काम किया गया, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंप्लीट ब्रेन वॉश किया। अब हमें क्या करना था, हमें अपने लोगों को ये याद दिलाना था कि हिस्ट्री में हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिस पे कि हम प्राइड फील कर सकते हैं, हमारे लिए प्राउड के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जबकि अंग्रेजों ने हमें हमेशा क्या शो किया कि जो इंडियन हैं वो दब्बू हैं, वो कैपेबल नहीं हैं, वो रूलिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा से हमको नेग्लेक्ट करने की कोशिश की गई। तो अब पूरी कोशिश क्या थी कि भाई हमें लोगों को ये दिखाना है कि हम सब एकजुट हैं और हमारा जो इतिहास है उस पर हमको जो है गर्व महसूस करना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों के आधार पर अगर हम देखें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने एक कोशिश की। वो कोशिश क्या थी कि इंडिया में जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई, उनके जो बीच के डिस्प्यूट थे उनको खत्म करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने ये भी मैसेज हमेशा देने की कोशिश की कि भाई हम सिर्फ एक ही कम्युनिटी का फेवर नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो सब कम्युनिटी जो है इक्वल है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर जो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ना तो गांधी जी का और ना ही हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी आज़ादी में जो है भूल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था
गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए उनमें ये सबसे आखिरी का मूवमेंट माना जाता है। और अगर हम इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो ताबूत था उसमें आखिरी कील ठोकने का जो काम किया था वो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से किया था। हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कहीं से ऐसी खबरें आने लगी कि जो जापान है वो भी इंडिया के ऊपर हमला करने वाला है। अब जापान इंडिया के ऊपर हमला क्यों करेगा भाई? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम उनके लिए एक कॉलोनी थे और ऐसा माना गया कि जो इंडियन सोल्जर है वो भी तो अंग्रेजों की तरफ से इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। देन 8 अगस्त 1942 की अगर हम बात करते हैं जी, 8 अगस्त 1942 का जो दिन था, बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस दिन ये फाइनल किया गया कि हमें ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट करना है। ये जो अगस्त का महीना है बेसिकली इसे क्रांति का महीना जो है भारत में उस जमाने में माना गया था। और इसी के माध्यम से अगर हम देखें तो तभी गांधी जी ने एक और नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। ये नारा जो है गांधी जी ने उस टाइम पीरियड में दिया था। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिससे अंग्रेजी गवर्नमेंट को कहते हैं ना कि उनकी जो नींव थी वो हिला दी थी और ये तय हो गया था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। ये मूवमेंट बिल्कुल कामयाब था। हमारे जो लोग थे, खास तौर से जो हमारी यंग जनरेशन थी, उसने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और उसको कामयाब बनाने में गांधी जी को जो है फेवर किया था। हमारा जो लेसन है बेटे वो यहीं पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, जितनी भी वीडियो है इस लेसन की वो हमने सब्सक्राइब अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उनको जो है बार बार वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगा उसमें सिविक्स का जो आपका लेसन है, पावर शेयरिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आप डेफिनेटली पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर? ये लेसन आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा मेन टॉपिक था दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके जितने भी सब टॉपिक थे उन सबको हमने जो है डिस्कस कर दिया है। ओके, थैंक यू।